नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडियो फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो हमारी सामान्य अध्ययन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज की क्लास में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये पांडव पल्लव जो वंश है वो संगम युग के राजवंश का वंश नहीं माना जाता है। अब कौन कौन से माने जाते हैं? तो चोल, चेर, पांड ये तीनों संगम युग के राजवंश माने जाते हैं। पल्लव राजवंश भी दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों में एक था, जिसका संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है, लेकिन इसे संगम युग के राजवंशों में जगह नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसी एक ने किया था। किसने किया था? तो ये महाकश्यप ने किया था, आपको पता ही होगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुई थी। उस समय अजात शत्रु वहां का शासक था। अगला प्रश्न है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के विजय में सम्मिलित था। इस बात का प्रमाण मिलता है कहाँ से? तो ये प्रमाण मिलता है हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था तथा उसने वहां सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये जानकारी मिलती है हमें रुम्मिनदेई अभिलेख से। यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख है। सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ पर आया था, ये भी आप याद रखिएगा। और ये जरूर याद रखिएगा कि ये अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख है। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1504 में की थी और 1506 में इसे अपनी राजधानी भी बना लिया। सिकंदर लोधी ने मापन के लिए प्रामाणिक पैमाना 1 गज सिकंदरी का भी प्रचलन किया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। किसके समय में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के समय में आया था। ये कहाँ का था? तो अब्दुल रज्जाक फारस से देवराय द्वितीय के समय विजयनगर आया था। उसने विजयनगर के बारे में लिखा था कि दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से ये एक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक डच पर्यटक जहांगीर के शासनकाल में आया था? तो ये फ्रांसिस्को पिलसर्ट आया था। यह एक डच पर्यटक था जिसने अपनी पुस्तक जहांगीर इंडिया द रिमॉन्स्ट्रेटिव ऑफ फ्रांसिस्को पिलसर्ट में अपनी यात्रा विवरण में तत्कालीन भारतीय नगर का वर्णन भी किया है। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी किसने रखी? तो ये आधारशिला जो रखी वो हुमायूं ने रखी, लेकिन जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। स्थापत्य कला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो शाहजहां के समय को भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किसके शासनकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था कार्नवालिस के समय में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाबा रामचंद्र किसानों को कहाँ संगठित किया था? तो ये किया था अवध में। यह भारत के प्रसिद्ध किसान नेता तथा स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य किसान आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उनका कार्य क्षेत्र कहाँ का था? तो ये उनका कार्य क्षेत्र प्रतापगढ़ का रहा है। अगला प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया था। कब किया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद में 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, जिसका प्रथम सम्मेलन भी 1936 में लखनऊ में ही किया गया था और जिसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती जी ने की थी और महासचिव NG रंगा थे, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। 1867 में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न कहता है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो एलन बरो थे। इन्होंने भारत में दास प्रथा को 1943 के एक्ट 5 के अनुसार दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि ये 1943 का एक्ट था, लेकिन जो समाप्ति हुई थी वो 1945 में हुई थी। ठीक है, तो ये एक्ट जो था ये आया था 1843 में, और जो समाप्ति हुई थी वो 1845 में समाप्ति हुई थी इसकी। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की गई थी, किसने की थी? तो ये रास बिहारी बोस जी ने की थी। कब की थी? तो 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा जापान में इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना का एक उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना है। अगला प्रश्न है, किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना जो गीतांजलि है, उसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई, कहाँ पर की? तो ये लखनऊ में हुई, कानपुर में हुई थी। 1924 को राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और सचिंद्र सन्याल द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। बाद में 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इस संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी इसका नाम कर दिया गया। दोस्तों, ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके विषय में अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें सुझाव भी ज़रूर दें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में किम्बर्ले की खान किसके लिए प्रमुख है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हीरा के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की रेशम का उत्पादन होता है? तो ये शहतूत में जो कीड़े पाले जाते हैं उससे सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम और इरी रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन आसाम राज्य में होता है। शहतूत रेशम का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, कहाँ से? तो ये गुजरात से होता है। अगला प्रश्न है, नोवा मुंडी लौह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। बादाम पहाड़ी क्षेत्र उड़ीसा में है, कुंद्रेमुख कर्नाटक में है, और डल्ली राजहरा लौह क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ये तीनों बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो ये जो काकीनाडा है ये आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह नगर है। इस शहर को मूल रूप से काकीनंदीवाद भी कहा जाता है। काकीनाडा शहर यूरोपियन लोगों के बसने के बाद ही विकसित हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधान यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये नाइजर से नहीं गुजरती है। ये लंदन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, माली, बुर्किना फासो तथा टोगो से गुजरती है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अफ्रीका का स्थलबद्ध देश है? तो जो चाड है वो अफ्रीका का स्थलबद्ध देश है, याद रखिएगा। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है, क्या है? तो ये टेरेनियन सागर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है, कौन है? दक्षिण कोरिया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिस्थापित एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 घ में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, तो कहाँ का होता है? राज्यसभा का होता है, पता ही होगा आपको, क्योंकि यहाँ का जो सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जबकि यहाँ जो उपसभापति होते हैं, यहाँ का मतलब जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत
के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये बात अनुच्छेद 64 में कही गई है। ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब जब उपराष्ट्रपति जी हैं तो वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्यवस्था है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद 1973 में तथा उसके पश्चात अनेक वादों में मूल संरचना के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 1948 में। स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1948 में की गई थी। इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कहां पर? तो ये कर्नाटक में लागू की गई थी। वर्ष 2007 में केंद्र सरकार की मौसम आधारित योजना को पायलट पर सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न, दोस्तों आज की श्रृंखला में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपको कल भी ऐसी ही श्रृंखला दी जाएगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करें। कोई सुझाव है आपके पास तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।